नमस्कार। आप सभी का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। अज्ञे जी की कविताएं चल रही थी, उसमें आज हम करेंगे उनकी कविता सांप। देखिए, अज्ञे जी की इतनी कविताएं हमने की हैं तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि उनका व्यक्तित्व कितना भाव गंभीर था। इसलिए उन्होंने बहुत छोटी सी कविता में भी बहुत गहरे भाव भर दिए हैं। ये कहें कि गागर में सागर भर दिया है। ऐसी ही कविता उनकी जो सांप कविता है, यह भी एक ऐसी ही कविता है। इस कविता से मिलती जुलती जो हमने पहली कविता की थी हमारा देश, उसका उद्देश्य भी इससे मिलता जुलता था, लेकिन उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि उसमें ग्रामीण सभ्यता और शहरी सभ्यता में तुलना की गई थी। और यहाँ पर जो महानगरीय सभ्यता है, जो शहरी सभ्यता है, या हम ये कहें कि जो पश्चिमी सभ्यता है, उस महानगरीय सभ्यता की संवेदनहीनता का चित्रण यहाँ पर किया गया है। कि जब हम देखते हैं कि ये महानगरीय सभ्यता क्या है, तो हम देखते हैं कि हमें लगता तो ये है कि ये बहुत सभ्य इंसान हो गए हैं, लेकिन उनके बाहरी व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं तो वो लगते हैं कि वो सभ्य इंसान हो गए हैं। लेकिन जब हम उनके आंतरिक व्यक्तित्व की जांच करते हैं, अर्थात जब हम वास्तविक व्यक्तित्व की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि वो सभ्य की बजाय वो तो जंगली हो गए हैं। अर्थात उनमें धीरे धीरे इंसानियत खत्म होती जा रही है। इसी सभ्यता का चित्रण उन्होंने किया है कि ये महानगरीय सभ्यता जो है ये कितनी संवेदनहीन हो गई है, अर्थात इनमें संवेदनशीलता है ही नहीं। अर्थात इनके अंदर जो इंसानियत के भाव होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, या ये कहें कि इनके अंदर वो भाव खत्म हो गए हैं। ये सिर्फ स्वार्थ के भाव से ही इस दुनिया में रिश्ते बनाते हैं। इसी भाव को लेकर के उन्होंने ये कविता लिखी है। देखिए, बहुत छोटी सी कविता है ये, 6-7 लाइन की छोटी सी कविता है जो आप लोगों को दिख रही होगी। देखिए, ये बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन इसका भाव बहुत ही लंबा है, बहुत ही गहरा है, और इसको हमें समझने की आवश्यकता है। जब ये कविता लिखी गई थी उस समय और आज के समय को जब हम देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल प्रासंगिक लगती है। और आज भी हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। आज भी हम उस शहरी सभ्यता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, और ऐसे अंधे होके दौड़ रहे हैं कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हमारा मस्तिष्क जो है वो ऐसे जैसे कोए का मेंढक हो जाता है ना, वो कोए का मेंढक उस कुएं के दायरे में बहुत दौड़ता है, खुदकता है, लेकिन उसके बाहर वो समझ ही नहीं सकता कि इससे बाहर भी कोई और बड़ी चीज होगी, वो तो उसी को सागर समझता है। यही स्थिति हमारी हो गई है कि हम थोड़ी सी बन ठन करके, थोड़े से फॉर्मलिटी करके, थोड़े से फॉर्मल होकर के, और ये लगता है कि बस अब हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो गई है, अब हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो गया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि बनावटीपन जहाँ आ जाता है वहाँ तो व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। जहाँ हम कहते हैं कि ये फॉर्मल है, वहाँ तो व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। फॉर्मेलिटी जहाँ आती है वहाँ तो वास्तविकता खत्म हो जाती है। इसलिए हमें वास्तविकता क्या है उसको जानने की आवश्यकता है, और हम अगर उसको जांचना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि किसी और को जांचने की आवश्यकता नहीं है। खुद को जांच करके जब हम देखते हैं तो शहरी सभ्यता और हम उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, क्या मिल रहा है, बस अपने आप को थोड़ा सा दिखाना ही है, लोगों को बन ठन करके दिखाना है, इस तरह के भाव हमारे अंदर आने लगे हैं। और ये भाव जो हमारे अंदर आने लगे हैं, इसको कवि ने सांप के जहर का प्रतीक दिया है। ये कह रहे हैं कि जैसे सांप होता है, यहाँ कवि ने सिर्फ सांप का ही क्यों लिया है प्रतीक, क्योंकि सांप के बजाय वो जंगल की जब बात करेगा, थोड़ी सी 1 मिनट कविता की हम एक बार लाइनें पढ़ते हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे,
तब कैसे सीखा, डसना विष कहाँ पाया। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम सांप की तौर पर इसमें लेते हैं कि पहली बात तो हम ये सोचते हैं कि कवि ने यहाँ पर सांप ही इसका प्रतीक क्यों लिया है। देखा जाए तो अगर वो जानवरों में से ही अगर लेना चाहता था तो सिर्फ हमें सांप ही नहीं डसता है, हमें कुत्ता भी काटता है, हमें शेर भी काटता है। फिर शेर का अगर वो प्रतीक लेता तो शायद वो ज़्यादा अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि शेर तो हम बहुत ही शक्तिशाली मानते हैं, सांप तो छोटा सा जीव है। फिर भी उन्होंने सांप का ही प्रतीक क्यों लिया है, इसके प्रति कोई ना कोई कारण जरूर होगा। इसी बात को हमें समझना होगा। देखिए, जो सांप है, अगर शेर आएगा ना तो वो आता हुआ दिखता है, वो डसता हुआ भी दिखता है, और डसने के बाद जो जख्म होते हैं, अगर या तो हम उसी टाइम मर जाते हैं, तुरंत मर जाते हैं, या जो जख्म है हो सकता है वो ठीक हो जाते हैं। तो लेकिन कहने का भाव ये है कि जब शेर आपकी तरफ आएगा तो वो आपको आता दिखाई देगा, लेकिन सांप जब आता है कहाँ पड़ा होता है, घास फूस में इधर उधर, कहाँ हम उसके नज़दीक आ जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता है, और वो हमें डस जाता है, और तब तक भी हमें पता नहीं होता है कि सांप ने काट लिया है। तब तक हम भ्रम में रहते हैं कि कांटा चुभ गया है, और हम उस आगे चले जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता कि सांप ने हमें डस भी लिया है। ऐसी कई बार हमें सुनने को मिलती है। फिर धीरे धीरे, वो नहीं कि बस उसने डसा और डसते ही हम मर गए, ऐसा नहीं है। धीरे 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 उस सांप का विष ऐसे शरीर में फैलता है कि फिर भी हमें ये नहीं पता चलता कि मुझे सांप ने डस लिया। हम धीरे 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 उसकी गहरी नींद में जाते चले जाते हैं, और इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि उस नींद से हम कभी वापस नहीं आते हैं। ऐसे ही जैसे सांप के विष का हमें पता नहीं चला कि वो कब हमें डस गया, कब हमारे अंदर आ गया है, और कब वो, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सांप दिख जाता है साफ जगह हो तो, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि सांप जब काट के जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इन्होंने इसीलिए सांप का प्रतीक लिया है, क्योंकि अक्सर सांप जंगल वगैरह में रहता है तो वो जंगल में घास फूस में दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका धीरे धीरे जहर आता है और हम उस जहर में हमारी मौत हो जाती है, और हमें तब तक भी पता नहीं होता है। ऐसा ही उदाहरण यहाँ पर इन्होंने, जिस सभ्यता के पीछे हम दौड़ रहे हैं, जिसे हम अच्छी सभ्यता कहने का आजकल जो हमने एक कहे कि एक ट्रेंड सा बना लिया है, उसका इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि जो सभ्यता जिसे तुम अच्छी कह रहे हो वो एक सांप की तरह है भाई, कि जैसे सांप ने काटा हमें पता तक नहीं चला, ऐसे वो सभ्यता भी हमारे अंदर, वो सभ्यता हमें काट चुकी है, और उसका जहर धीरे 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 स्लो मोशन में हमारे शरीर के अंदर फैल रहा है, हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन के अंदर फैल रहा है, हमारे समाज के अंदर फैल रहा है, और हमें पता तक नहीं है कि वो फैल रहा है। और जैसे उसमें हम बेहोश हो जाते हैं, ऐसे ही इस शहरी सभ्यता के जैसे ही हम इसके प्रपंच में फंसते हैं, वैसे ही हम बेहोश हो जाते हैं, अर्थात हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम सही गलत सारे संस्कार भूल जाते हैं, सारी सभ्यताएं भूल जाते हैं। तब उन्होंने शहरी सभ्यता के बारे में ये कहा है कि तुम सांप हो, लेकिन सांप का डसना तो हमें ये पता चलता है कि वो तो जंगल में रहता है और उसकी प्रकृति ही डसना है, अपने बचाव के लिए वो डसता है, लेकिन तुम तो शहरों में रहते हो, और शहरी लोग तो सभ्य होते हैं, और सभ्यता का मतलब तो ये होता है कि भी सभ्य कोई तभी कहलाएगा जब उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, और सबसे पहला ज्ञान इस दुनिया में है कि भी हम अपने जीवन को कैसे संतुलित बनाए रखें और कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इससे बड़ा ज्ञान और क्या होगा। सारे ज्ञान जो भी हम लगा रहे हैं वो सिर्फ अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए ही तो लगा रहे हैं, इसके अलावा और कौन सा ज्ञान है। चाहे हम जितने भी ये आविष्कार कर रहे हैं या जितनी भी सुविधाएं हम ले रहे हैं, सब अपने जीवन को आनंद में करने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए ही तो ले रहे हैं। वही नाच वाली बात है कि हम चाह रहे हैं कि कहीं से डोरी को ढीली कर ले, लेकिन हम उस डोरी को ढीली करने की बजाय क्या कर रहे हैं, हम दौड़ करके उस पोल तक पहुंच रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन ज्ञानी होकर के हमने क्या किया है, कहते हैं कि हमने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। कौन से आविष्कार किए हैं, तो हम उदाहरण देते हैं कि हमने मिसाइल बना ली,
हमने ये परमाणु बम बना लिया, हमने हथियार बना लिए, या यही कहें कि जो अभी चल रहा है कि हमने ये टेक्निक ले ली है कि कहाँ से बैठे हुए हम कहाँ बात कर रहे हैं, ये टेक्निक ले ली है। लेकिन जब ठीक है भी ये चीज़ें हमने अच्छी की हैं, कुछ आविष्कार हमारी सुविधाओं के लिए अच्छे हुए हैं, लेकिन पूर्णतः वो हमारे लिए सकारात्मक नहीं है। नकारात्मक उसका ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे आप फ़ोन का देख लीजिए, या हम जो हथियार बना रहे हो तो सकारात्मक हो ही नहीं सकते इंसानियत के प्रति, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, कोई भी देश हो, वो जो भी कर रहा है, जिस तरफ से भी मरता है, चाहे हमारे शहीद होते हैं या जो भी हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं उनके सैनिक मारे जाते हैं, मरता इंसान ही है, चाहे वो उनका हो या हमारा हो। इसका मतलब हमने जो आविष्कार किए वो किस लिए किए? इंसानों को मारने के लिए कर लिए। जितने हथियार बनाए इंसानों को मारने के लिए बना दिए हैं। जितने हम देखो जितने भी आविष्कार कर रहे हैं उनके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जो हमें पर्यावरण में देखने को मिल रहे हैं, वो हजारों बीमारियां लेकर के आ रहे हैं। तो इंसान को बचाने की बजाय, इस प्रकृति को बचाने की बजाय हम इस प्रकृति का विनाश ही कर रहे हैं। इसी बात को उन्होंने इस कविता के माध्यम से कहा है कि भी कहते तो हो कि तुम सभ्य हो गए हो, अरे सभ्यता तो ये होगी कि तुम प्रकृति को संतुलित करो, जिसमें सभी जीव सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके और इंसान भी अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। और वो तो तभी होगी जब इंसान के अंदर भाईचारा होगा, प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति मदद की भावना, सहानुभूति की भावनाएं, ये जो भी हमारे सद्चरित्र के गुण हैं वो होंगे, तभी तो हम उसको सभ्य कह सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा हमें देखने को मिलता है कि शहर में सामने वाले घर में डेथ हो जाती है और पड़ोसी घर में फंक्शन चल रहा होता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और हम देखते हैं कि सामने वाले घर में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है और हमने देखा और हम अंदर चले गए, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ हम अपनी ग्रामीण सभ्यता को देखते हैं तो बेशक हमारी उससे दुश्मनी हो रही होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में हम उसके घर भी जाते हैं और उसकी हेल्प भी करते हैं, उसकी मदद करते हैं, पानी पिलाना या और भी खाना खिलाना। ऐसी देख रेख हमें देखने को मिलती है कि गांव में जिस दिन हमारे साथ कोई इस तरह की घटना हो जाती है, हमें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे जो पड़ोसी जो गांव के लोग होते हैं वो आकर के हमें संभाल लेते हैं। जो भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि हम असमर्थ पाते हैं अपने आप को, तो हमारी मदद करने के लिए हमारे जो पड़ोसी या हमारे साथी जो भी हैं वो आकर के हमें संभाल लेते हैं। लेकिन शहरों में एक दरवाजे की अंदर की संस्कृति हो गई है, एक दूसरे से अनजान हो गए हैं, एक दूसरे से पता ही नहीं बड़े बड़े शहरों में कि तेरा सामने वाले फ्लैट में जो रहने वाला है वो कौन है, पता ही नहीं होता। मर जाते हैं, अंदर ही सड़ रहे होते हैं, पता ही नहीं होता। ये सारी, इसको आप सभ्यता कहोगे क्या? ये सभ्यता अच्छी है और हम उसी सभ्यता के पीछे दौड़ रहे हैं, हम वैसा ही बनना चाह रहे हैं। और जो जिस संस्कृति को हम स्वर्ग कह सकते हैं उस संस्कृति से तो हम दौड़ रहे हैं, और जिस संस्कृति को हम नरक कह सकते हैं, असभ्य कह सकते हैं, जो हमें सभ्यता के एक मुखौटे में नजर आ रहा है लेकिन वो सभ्यता है नहीं, उस मुखौटे को हम पहनना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसी चीज का चित्रण इस सांप कविता के अंदर उन्होंने किया है। ये कह रहे हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में भसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ये कह रहे हैं कि सांप मतलब शहरी सभ्यता, तुम सभ्य तो हुए नहीं। ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम शहरी सभ्यता की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा चित्रण बन जाता है, एक ऐसा बिंब बन जाता है कि शहरी सभ्यता मतलब बहुत समझदार लोग, ये बिंब हमारे अंदर बनता है। और जैसे ही हम जो हमारे अंदर एक धारणा बन गई है उसके बारे में बता रही हूँ कि जैसे ही हम गांव की बात करते हैं तो हमारे अंदर धारणा बन जाती है कि नहीं वो लोग सभ्य नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, ये हमारे अंदर धारणा बन जाती है। लेकिन जब हम गहरे में उतर करके देखते हैं तो गांव के लोगों ने तो यूं ही अपनी परंपराओं में ही इतना ज्ञान ले लिया है कि वो ज्ञान था हमारे अंदर, लेकिन हम शहरी बनने के प्रयास में उस ज्ञान को हम खो देते हैं। तो यही चीज हमने देखी है, इसलिए कह रहे हैं कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं।
कि ये कह रहे हैं कि तुम शहर में तो बस गए, लेकिन शहर में बसने के बाद तुम्हें सभ्य तो होना चाहिए था, समझदार तो होना चाहिए था, लेकिन तुम समझदार नहीं हुए हो। और इस चीज को जब हम वास्तव में टटोल करके देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एकाकी जीवन है, अकेलापन है वहाँ पर। और हम यही देखते हैं, बेशक हमें वो दिखने में तो सभ्य दिखते हैं, लेकिन जीवन की खुशी, एक आपको गांव का उदाहरण में देकर के बताऊंगी कि मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आप पैसे वाले हो गए, इसलिए आप शहर में जाकर के जमीन लेकर के वहां आप अपना मकान बनाकर रहना चाहते हैं। तो आप अगर 50 लाख में प्लॉट लोगे तो कितना आएगा, जमीन वहां पर खरीदोगे तो कितनी आएगी वो जमीन, छोटी सी कुटिया, थोड़ी सी दूरी आएगी, 100 गज 50 गज, अलग अलग जगह अलग अलग रेट हैं, 100 गज 50 गज ऐसा आएगा। उसमें कितना बनेगा, कितना मकान बनाओगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे छूट जाएगा, छोटी छोटी सी 2-3 कुटिया बन जाएगी और कुछ नहीं बनना, 100 गज है तो भी कुटिया सी बन जाएगी। और फिर पड़ोसी से देखते हैं, पड़ोसी पता नहीं वो कहाँ का है, कोई साउथ का है, कोई कहीं का है, उनकी भाषा हम नहीं समझते और वहाँ हम अंदर वहाँ रहने लग गए हैं। देखते हैं ना हम बाहर धूप ले सकते हैं, ना पर्यावरण के प्रकृति के साथ रह सकते हैं, क्योंकि बाहर तो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि ऐसे लगता है जैसे दुनिया दौड़ रही है। और उस भीड़ भाड़ में, उस प्रदूषण में हमें सांस भी अच्छे से नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ दौड़ करके जाना चाहते हैं। और देखें तो वहाँ जीवन कितना घुटन भरा है, एक तरह से देखा जाए उसको तो कितना घुटन भरा हो गया। बाहर खुले में नहीं बैठ सकते क्योंकि जगह ही नहीं है खुले में बैठने की, कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, फ्लैट में रहने लग गए बड़े मतलब अपने आप को वो समझ करके कहते हैं कि मैं तो फलां फ्लैट में रहता हूँ, लेकिन देखते हैं कपड़े सुखाने की जगह नहीं, कपड़ों को कभी धूप नहीं मिलती, अंदर ही कपड़े सुखाते हैं ऑटोमेटिक मशीन से या जैसे भी जो करते हैं, लेकिन जो खुले में हमें मिलना था वो नहीं मिल पाता है। कहीं विटामिन डी की कमी, कभी फलाना दिखा, जो होता है वो चलता रहता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर हम देखते हैं कि सही जगह में अगर हम लेते हैं तो 50 लाख का एक किला तो आ ही जाएगा। एक तो आप उसमें 100 गज जमीन ले रहे हो, आप एक किला ले रहे हो, तो उस 100 गज जमीन में आप मकान बनाओ, एक आप बड़ा खेत लेकर के उसमें बीच में या जहाँ भी आप अपने मकान बनाओ, और उसके बाद जो खाली जगह बच गई है उसमें आप अपनी बागवानी कर सकते हो, उसमें अच्छा बगीचा लगाओ, फल के पौधे लगाओ, अपने सब्जी साग सब्जी लगाओ, शुद्ध खाना खाओ, शुद्ध सब कुछ खुद शुद्ध मिलेगा। वहाँ कोयले कूक रही हैं क्योंकि फल होंगे तो कोयल आएंगी, पक्षियाँ आएंगी, पक्षियों की आवाज़ आ रही है प्यारी प्यारी, सुबह सुबह आँख जब खुलती है तो कोयल की कूक से आँख खुलती है, मोर की आवाज़ से आँख खुलती है। तो आप ही देखिए कि दोनों सभ्यताओं में कितना फर्क, और हम कहाँ दौड़ करके जा रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि सभ्य कौन है। इस चीज़ को एक बार जांच करके तो देखिए कि सभ्यता किसको कहते हैं और सभ्य कौन है। अगर सभ्यता इसी चीज़ को कहते तो ये कहते हैं कि सांप तुम शहर में बस गए हो, अरे भाई तुम शहरी हो गए हो, शहरी सभ्यता, तुम शहर में तो तुम्हें सभ्य होना चाहिए था, लेकिन तुम सभ्य तो हुए नहीं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, तुम सभ्य तो हो नहीं पाए हो। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, कि तुम्हें अगर बसना ही था तो कम से कम बसना तो अच्छे से आ जाता। वहाँ जब हम उदाहरण देते हैं तो अब तो फिर भी थोड़ा सा ये है कि भी रोड वगैरह शिविर वगैरह बन गए, नहीं नालियाँ सड़ती थी वहाँ पर। तो देखिए अब भी देखते हैं कूड़ा करकट कैसा पड़ा हुआ है, जगह नहीं है और बहुत वो है। दूसरा पर्यावरण प्रदूषण तो इतना है, रोड पे 2 मिनट आप रह नहीं सकते क्योंकि धूल मिट्टी इतनी है, एलर्जी हो रही है, कितनी सारी बीमारियों को जन्म दे रही है। फिर हम देखते हैं कि छोटा सा कोई पार्क शहर में होता है तो वहाँ हम घूमने जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि हम पार्क में घूमने आए हैं, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो पार्क में घूमना तो बेशक तुम खुश हो रहे हो, लेकिन वो एक छोटी सी जगह आपको थोड़ी सी मिल गई है खुली, क्योंकि आप बंदी बंद रहते हो तो थोड़ी सी खुली मिली, तो वो एक कुएं की मेंढक वाली बात हो गई कि आपको लगा कि वाह 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 सारा आसमान मैंने ले लिया है, सारी धरती मैंने ले ली है। लेकिन वहाँ भी आपको क्या मिल रहा है भाई, वही दोनों तो उस पार्क के चारों तरफ तो रोड है और पूरा ट्रैफिक है, तो फिर वहाँ उस प्रदूषण भरी हवा में ही तो हम सांस ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि सुबह सुबह आप घूमने निकले हैं, कोयल कूक रही हैं, देखते हैं अपने खेतों में बहुत ही प्यारी सी मंद मंद हवा चल रही है,
दूर दूर तक खेत खलिहान दिखते हैं, सरसों के खेत दिखते हैं, या फूलों के खेत दिखते हैं, या अपने जो भी गेहूं के जो भी खेत हैं, कितना हरा भरा सब कुछ दिखाई देता है, कितना अच्छा मन लगता है। और उसी हरे भरे के बीच में रहते हैं हम, कितना अच्छा लगता है। इसलिए ये कहा है कि तुम सभ्य बन रहे हो, लेकिन सभ्य तुम्हें बनना नहीं आया और नगर में तुम्हें बसना नहीं। भाई तुम्हें तो बसना भी नहीं आया, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, ये कह रहे कि मैं तुम्हारे से एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना? कि भाई तुम तो सभ्य हो गए, शहर में बसे हो, भाई मेरे से एक बात बता दो कि तुमने डसना कैसे सीखा, तुम तब कैसे सीखा? एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? तुमने ये डसना कहाँ से सीखा और तुम्हारे अंदर ये विष कहाँ से आ गया, ये जहर कहाँ से आ गया? जहर किसको कह रहे हैं? जो अमानवीय व्यवहार है। सिर्फ स्वार्थप्रद व्यवहार को हम मानवीय व्यवहार नहीं कह सकते। और वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, कहाँ से पैसा कमाऊँ, कहाँ से क्या करूँ, बस वो स्वार्थ देखते हैं। सारी जिंदगी उसी पचेड़े में फंसे रहते हैं, जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं, हंसना बोलना सब भूल गए हैं। एक शहरी सभ्यता है कि अब गेट के अंदर रहते हैं, किसी से कुछ नहीं है। और एक गांव की सभ्यता है कि हम सब से मिलजुल करके रहते हैं। और मैं इतना तक कहूँगी कि अगर एक टाइम हमारे घर में सब्जी भी ना बनी हो तो हम पड़ोसी के घर से सब्जी जो लेकर के आते हैं, उसका जो स्वाद आता है वो शायद शहरी सभ्यता के अंदर स्वाद सब्जी का नहीं, स्वाद उस व्यवहार का है कि हम कितने घुल मिल करके रहते हैं। वो आनंद जो हमें जीवन में मिलता है, वो जीवन शहरी सभ्यता में नहीं मिल पाता है। वहाँ एकाकीपन है, यहाँ पर मिलजुल करके भाईचारा है। ये इसलिए ये कह रहे हैं कि एक बात पूछूं, तुमने डसना कहाँ से सीखा, विष कहाँ से पाया? कि वो जब भी बैठते हैं तो वो यही देखते हैं कि सामने वाले से मेरे को क्या फायदा होगा और इसी चीज को वो देख करके उसी दृष्टिकोण से उसके साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए उसके बाहरी जो व्यवहार होगा वो आपको बहुत मीठा दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना स्वार्थ आप में से निकालना चाहता है। वो आपका मित्र नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए आपका मित्र बन रहा है। स्वार्थ के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शहरी लोग हैं वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बस वो ये सोचते हैं कि बस इंजॉय करो, यही जिंदगी है। ये नहीं पता ये इंजॉय तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा